बनाए रखो, विश्वास बनाए रखो, तुमको तो सबसे ज्यादा मिलेगा। नमस्कार, पब्लिक फर्स्ट के खास कार्यक्रम एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण आज यानी 20 अप्रैल को पड़ा। इस ग्रहण के मायने क्या है, किस तरह प्रभाव पड़ने वाला है आने वाले साल में इस ग्रहण का, साथ ही साथ इस ग्रहण के ज्योतिषीय समीकरण को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद गौतम जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बताइए, ये साल का पहला सूर्य ग्रहण रहा, तो ये आज कब से शुरू हुआ? देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण है ये खग्रास सूर्य ग्रहण की श्रेणी में था और ये चूंकि शोध का विषय बना हुआ था विदेशों में, तो देखा जाए तो इस ग्रहण के प्रभाव से कई जगह पर कुछ समय के लिए अंधेरा छा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे दिन में ही रात्रि हो गई है। चूंकि ये ग्रहण विदेशों में था और अधिकतर जो भूभाग इसका कवर कर रहा था ये समुद्री क्षेत्र का भूभाग कवर कर रहा था। जहाँ तक देखा जाए तो ये ग्रहण भारतीय समयानुसार जो शुरुआत इसकी हुई थी ये 7:05 पर इसकी शुरुआत हुई थी और मोक्ष भारतीय समयानुसार 12:29 पर हुआ था। कुल ग्रहण की जो अवधि थी वो 5 घंटा 24 मिनट की थी। तो अर्थात सूर्य का जो ग्रहण का जो प्रतिशत था, तो संपूर्ण सूर्य का वो 1.30% ही संपूर्ण सूर्य का हिस्सा ग्रहण से ग्रसित हुआ था। देखा जाए तो मेष राशि के 6 अंश के सूर्य पर यह ग्रहण लगा था। तो ऐसे में मेष राशि से संबंधित जो 6 अंश के समीकरण हैं और अन्य योगों की उपस्थिति में, क्योंकि जब यह ग्रहण पड़ा था उस समय पर आकाश मंडल में अनेक प्रकार के योग विद्यमान थे। तो ऐसे में यह ग्रहण 5 घंटा 24 मिनट का विशेष तौर पर सबसे लंबी अवधि का ग्रहण था। खग्रास था, विदेशों में अंधेरा भी छा गया था। पंडित जी, ये तो बात रही विदेशों की, क्या भारत में भी सूर्य ग्रहण देखने को मिला? और ऐसा कई लोगों का मानना है कि भारत पर ये जो सूर्य ग्रहण हुआ है इसका उतना प्रभाव नहीं है। जी हाँ शिखा जी, देखा जाए तो भारतीय भूभाग पर कहीं पर भी इस ग्रहण की छाया नहीं पड़ी है। देखा जाए तो ग्रहण एक दृश्य पर्व है, जहां पर यह दिखाई देता है वहां पर अशुभ परिणाम देता है। लेकिन जो ग्रहण था वहां पर जो ग्रहण जो जहां पर दृश्य हुआ है वो भारतीय समुद्रीय तटीय क्षेत्रों में, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर इत्यादि, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया इत्यादि जो फिलिस्तीन देश हैं, ये इनसे संबंध में जो हमारे जो कहा जाए कि समुद्री क्षेत्र हैं, तो वो समुद्री क्षेत्र हमारे प्रभावित हुए हैं। और ग्रहण के प्रभाव से समुद्री क्षेत्र का प्रभावित होना अर्थात हमारे जो तटीय क्षेत्र हैं या तटीय शहर हैं उसमें सुनामी से और भूकंप से परेशानी हो सकती है, प्रभाव पड़ सकता है। तो ये कहना नहीं कि भारत में इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रहण राजनीति की राशि में पड़ा है, राजनीति की राशि मेष में पड़ा है। तो ऐसे में मेष राशि से संबंधित राजनीतिक हलचल भारत में हो सकती है और साथ ही भूकंपीय भूगर्भीय हलचल भी स्थितियां बन सकती है। तो ऐसे में राजनीतिक हलचल और देखा जाए तो जमीनी हलचल, ये दोनों एक साथ जो है तो शुरू हो सकते हैं। चूंकि ग्रहण जो भी खग्रास ग्रहण होता है उसका जो प्रभाव है आगामी 1 माह तक परिलक्षित होता है। ऐसे में भूमंडल तक, विश्व भूमंडल की अगर तस्वीर जाने तो भारत सहित विश्व के अनेक देशों में भूकंप का खतरा बना हुआ है, जो कि अगली पूर्णिमा के आसपास तक परिलक्षित होगा। बिल्कुल पंडित जी, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, ग्रहण का एक सूतक काल होता है, तो उसके क्या विशेष मायने होते हैं, ये बताइए जरा। जी, ग्रहण का एक सूतक काल होता है, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो। वैसे चंद्र ग्रहण में सूतक काल 9 घंटे पूर्व प्रारंभ होता है और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पूर्व सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। सूतक काल अर्थात नेगेटिव एनर्जी आना शुरू हो जाती हैं पृथ्वी पर, इसलिए 12 घंटे पहले ही सूर्य ग्रहण के सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। और सूतक काल के समय पर किसी भी प्रकार का मूर्ति स्पर्श या अनेक प्रकार की जो धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं वो बंद हो जाते हैं। ऐसे में सिर्फ राम नाम संकीर्तन इत्यादि होता है और ग्रहण के
पश्चात ग्रहण स्नान होता है और ग्रहण के पश्चात ग्रहण का दान किया जाता है। तो ऐसे में जो सूतक का दोष होता है वो समाप्त हो जाता है। सूतक में अनेक प्रकार की नेगेटिव एनर्जी निकलती है। सूतक 12 घंटे शुरू रहता है और जितने घंटे मतलब ये ग्रहण पड़ा उतने घंटे का इसका प्रभाव होता है। तो 12 घंटे सूतक और 5 घंटा 24 मिनट का ये ग्रहण, अर्थात 12 5 17 घंटा और 24 मिनट का ये संपूर्ण सूतक काल इस ग्रहण के प्रभाव में रहा है। बिल्कुल पंडित जी। और जैसा कि देखा जाता है जो सूर्य ग्रहण होता है उसका अलग अलग लोगों पर उनकी राशि अनुरूप प्रभाव पड़ता है। तो इस बार का जो साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण रहा उसका अलग अलग राशि पर कैसा प्रभाव रहा? देखा जाए तो ग्रहण अपने नाम के अनुकूल सभी कार्यों में ग्रहण लगाने वाला होता है। अर्थात देखा जाए तो जितनी भी राशियां हैं ग्रहण के प्रभाव से प्रभावित तो होती ही हैं, क्योंकि जिस राशि पे ग्रहण पड़ता है वो राशि ज्यादा प्रभावित होती है। जिस राशि का जो स्वामी होता है वो उस ग्रहण के प्रभाव से प्रभावित होता है। तो चूंकि ये पहला सूर्य ग्रहण है इस वर्ष का, और देखा जाए तो इस ग्रहण के प्रभाव से चूंकि ये ग्रहण मेष राशि में पड़ रहा है, तो मेष राशि से संबंधित जितने भी जातक हैं और शहर हैं, देश हैं, ये इससे प्रभावित होंगे। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल से संबंधित जितने भी जातक हैं वो प्रभावित होंगे। मंगल से संबंधित राजनीति, सेना, पुलिस, मेडिकल इत्यादि से संबंधित, भूमि से संबंधित ये मेष राशि और मंगल इसका कारकत्व ग्रह होता है। अर्थात इनसे संबंधित जो है तो चीजें प्रभावित होंगी। तो अगर राशियों की स्थिति देखी जाए तो मेष राशि, वृश्चिक राशि और सूर्य की राशि सिंह और चंद्रमा की राशि कर्क इस ग्रहण के प्रभाव से विशेष तौर पर प्रभावित होंगे। इनको अनेक प्रकार से कार्यों में रुकावट आएगी। और अगर ये लोग, इन राशियों से संबंधित लोग राजनीतिक हैं या मेडिकल से संबंधित कार्य कर रहे हैं या भूमि से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो उनको सावधानी रखनी पड़ेगी। ये तो बात हुई कि कौन सी राशियों को लाभ मिलने वाला है ग्रहण काल में, और कई ऐसी राशियां होंगी पंडित जी जिन्हें खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये जो ग्रहण का समय रहा है इसका उनके जीवन पर आने वाले समय में और भी ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। देखा जाए तो लाभकारी जो राशियां हैं ग्रहण के प्रभाव में, 4 राशियां सामान्य स्थितियां दे रही हैं, 4 राशियां हानिप्रद स्थितियों में हैं और 4 राशियां लाभप्रद स्थितियों में हैं। अगर इसका विवरण वास्तविक बारीकी से किया जाए तो इस संपूर्ण सूर्य ग्रहण के प्रभाव से ये 4 राशियां तो हानि की आ ही रही हैं, जो कि मेष, वृश्चिक, कर्क और सिंह राशि, ये 4 राशियां हानि की हैं। अगर अन्य स्थितियों में देखा जाए तो वृष, तुला और धनु और मीन राशि, ये राशियां लाभ की स्थितियों में रहेंगी। और अन्य जो 4 राशियां हैं जो कि अन्य क्षेत्रों से संबंधित है, अन्य ग्रहों से संबंधित है, जैसे बुध की राशि है, मिथुन राशि है, और साथ में बुध की जो दूसरी राशि है कन्या राशि है, तथा शनि की राशि है मकर और कुंभ राशि, ये सामान्य राशियां हैं। तो ये 4 राशियां सामान्य में आती हैं, 4 राशियां हानिप्रद हैं। हानिप्रद राशियां हैं जिनको विशेष सावधानी रखनी है, उनका मैं एक बार फिर से उल्लेख कर देता हूं। जिस राशि में ग्रहण पड़ा है, अर्थात मेष राशि से संबंधित देश और मेष राशि से संबंधित जातक ये प्रभावित होंगे। अगर ये जमीन का कारोबार करते हैं, अगर ये राजनीतिक हैं, अगर ये मेडिकल या सेना से संबंधित कार्य में हैं, तो ये यहां पर प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही मेष राशि में तो ग्रहण पड़ा ही है। मेष राशि की जो संबंधित राशि है वृश्चिक राशि, जो ये मंगल की राशि है, ये भी प्रभावित हो रही है इस ग्रहण के प्रभाव से। और सूर्य पर ग्रहण पड़ा है तो सूर्य की राशि सिंह और चंद्रमा की राशि कर्क, ये 4 राशियां हानिप्रद हैं। बिल्कुल पंडित जी, ये तो आपने राशि के हिसाब से विश्लेषण किया। अब कई लोगों को अपनी राशि नहीं ज्ञात होती है और उन्हें अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मूलांक का पता होता है, तो क्या मूलांक के हिसाब से किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, अच्छा या बुरा, ग्रहण काल का? देखिए, अगर आपका जो राशि के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 और 8 और प्लस देखा जाए तो 1, 8, अगर आपका 1 मूलांक बन रहा है, 8 का मूलांक है, और अथवा आपका 5 का मूलांक है और साथ ही आपका 4 का मूलांक है, तो भी आप जो है तो प्रभावित होंगे। और ये हानिप्रद स्थितियों में ये राशियां जा रही हैं। और चूंकि ये ग्रहण का जो प्रभाव है ये व्यापक है,
पूरे विश्व में है। सूर्य का जो प्रभाव है, उसकी जो नेगेटिव एनर्जियां, जिस समय सूर्य ग्रहण पड़ता है तो पृथ्वी पर भूमंडल में बहुत ही नेगेटिव एनर्जियां आ जाती हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं घेर लेती हैं, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं। तो ऐसे में हमने देखा है कि कई जो पशु पक्षी हैं उनके भी जो है तो मन मस्तिष्क में प्रभाव पड़ता है। जलीय जीव जंतु अनेक प्रकार से विचरण करने लगते हैं, अनेक प्रकार से वो उनके मन मस्तिष्क के प्रभाव बदल जाते हैं, उनके आचरण बदल जाते हैं। पशुओं में अनेक प्रकार के आचरण आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन लाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ग्रहण हमारी प्रकृति, मनुष्य जाति को तो प्रभावित करेगा ही, संपूर्ण प्रकृति को के साथ में भूमंडल को प्रभावित करता है। बिल्कुल पंडित जी, ये आपने मूलांक के हिसाब से बताया कि कैसा रहने वाला है जो सूर्य ग्रहण हुआ, उसका प्रभाव लोगों के जीवन में। बाकी ऐसा कहा जाता है कि जो सूर्य ग्रहण होता है उसे ऐसे आंखों से नहीं देखा जाता है, तो इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि एक खगोलीय घटना होती है, कई लोग शोध भी कर रहे होते हैं। जी, चूंकि ये बहुत बड़ी खगोलीय घटना है सदी की, और ऐसा ग्रहण जो मेष राशि में पड़ा हो, खग्रास सूर्य ग्रहण, ये सैकड़ों साल बाद बना है। अर्थात पिछली सदी में 100 साल बाद ऐसे ग्रहण बने हैं जो कि देखने में आया है कि ये खग्रास है। और चूंकि ऐसे ग्रहण के समय पर जो रश्मियां हैं वो नेगेटिव रश्मियां आती हैं, और ये नेगेटिव रश्मियां, चूंकि इस ग्रहण में 4 ग्रहण समाये हुए थे। ये खग्रास ग्रहण था, पहले ये ग्रहण अर्ध ग्रहण में परिवर्तन हुआ, फिर कंकणाकृति ग्रहण में परिवर्तन हुआ, फिर खग्रास ग्रहण में परिवर्तन हुआ, फिर पूर्ण खग्रास ग्रहण में परिवर्तन हुआ। अर्थात ये ग्रहण ने 4 प्रकार की अपनी अवस्थाएं बनाई हैं। तो ये ग्रहण 54 प्रकार से अवरोधकारी हो गया है। अर्थात ये शोध का तो विषय है ही। वैज्ञानिकों के अनुसार चूंकि ये ग्रहण भर नहीं पड़ा है, ग्रहण के समय पर जो ग्रह स्थिति थी, जब सूर्य पर ग्रहण पड़ा था उस समय पर सूर्य के साथ में 4 ग्रह थे, और ये चारों ग्रह प्रभावित हुए। चूंकि उसी राशि में, मेष राशि में सूर्य के साथ में 4 ग्रह थे। गुरु एक दिन पहले ही, ग्रहण पड़ने के एक दिन पहले ही सूर्य के साथ आया। राहु पहले से ही विराजमान था। तो सूर्य, गुरु, राहु, मंगल और बुध का पंचग्रही योग बना था। और कहते हैं कि जब एक राशि में 4 या 5 ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं तो देश दुनिया के लिए अशुभ स्थितियां निर्मित होती हैं। शास्त्रों में कहा गया है, एक राशि यदायांतो चत्वारः पंच खेचरा पिलवन्तु मही सर्वे जले निरुधरेण वाह। अर्थात एक राशि में जब 4 या 5 ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं, ग्रहों का जमवाड़ा लग जाता है, तो आप मानिए कि वो देश दुनिया के लिए अशुभ स्थितियां निर्मित करता है। ऐसे में देश दुनिया में किसी भी प्रकार से युद्धात्मक संकेत भी बन रहे हैं इस ग्रहण के प्रभाव से। चूंकि ये ग्रहण पंचग्रही योग के प्रभाव में बना है, और ग्रहण में, पंचग्रही योग में चंडाली योग, गुरु और राहु का, सूर्य और राहु का ग्रहण योग, ये इतने ऐसे अशुभ योग उसमें छिपे हुए हैं। साथ ही अस्त गुरु ने राशि परिवर्तन किया है, और अस्त गुरु ने राशि परिवर्तन करके पंचग्रही योग बनाया है। तो धार्मिक स्थानों में, खासतौर पर धर्मस्व और धार्मिक यात्री जहां पर हो, वहां पर असावधानी अनेक प्रकार से जो है तो विपदा का संकेत दे सकती है। अतः इन स्थानों में सावधानी आवश्यक है। और देखा जाए तो इस ग्रहण के प्रभाव और पंचग्रही योग के प्रभाव और अस्त गुरु के राशि परिवर्तन से जो ये मौसम में परिवर्तन आया है, और गरज चमक के साथ जो ये बारिश की स्थितियां बनी हुई हैं, और मौसम में एक अनेक प्रकार से उतार चढ़ाव हो रहा है, लगभग ये पूरे महीने भर बना रहेगा। और अभी गुरु जैसे ही आगामी 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेगा और उदय होगा, क्योंकि गुरु अभी अस्त चल रहे हैं, गुरु अस्त के समय पर किसी भी प्रकार के मांगलिक कृत्य इत्यादि बंद हैं। हालांकि अबूझ मुहूर्त, अक्षय तृतीया में भी विवाह इत्यादि के मुहूर्त नहीं है, क्योंकि गुरु अस्त है। और गुरु अस्त के प्रभाव से जो बारिश के योग बने हुए हैं, ये आगामी पूरे महीने भर बने रहेंगे। और अप्रैल के लास्ट वीक में 28, 29 और 30 अप्रैल को फिर से एक बार बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। बिल्कुल पंडित जी, ग्रहणों के प्रकारों की बात करें, जैसे आंशिक, पूर्ण और कुंडलाकार ग्रहण होते हैं, तो इनका किस तरह से अलग अलग प्रभाव होता है, जैसे कि इस बार का कंकणाकृति ग्रहण बना? देखा जाए तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है शिखा जी। ये ग्रहण कंकणाकृति तो बना ही, अर्धग्रास चंद्र ग्रहण भी बना, और खग्रास चंद्र ग्रहण भी बना, और पूर्ण खग्रास चंद्र ग्रहण भी बना।
इस ग्रहण ने चारों अवस्थाएं प्राप्त करी हैं और इसलिए यह शोध का विषय बना है। हमने शोध में पाया कि जिस समय पर ग्रहण की शुरुआत हुई उस समय पर यह ग्रहण अंगूठी के आकार का था, अर्थात अंगुष्ठी से अंगूठी के आकार का बोलते हैं। इसके बाद जब यह ग्रहण और आगे बढ़ा, अर्थात जब ग्रहण ने 2 घंटे प्रवेश कर लिया, अर्थात 1 घंटे पश्चात ग्रहण अर्ध ग्रहण के रूप में आया। अर्ध सूर्य ग्रहण मतलब आधा सूर्य जब ढक जाता है ग्रहण से, उसे अर्ध सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसके 1 घंटे पश्चात यह ग्रहण कंगनाकृति के रूप में बदल गया, अर्थात कंगन के आकार का हो गया, चारों तरफ एकदम लाइटिंग और बीच में एकदम खग्रास ग्रहण। तो यह कंगनाकृति का जब ग्रहण होता है तो थोड़ा सा भीनी जो है तो ऊर्जाएं आती हैं, लेकिन अधिकतर ऊर्जाएं जो है तो सूर्य की जो वास्तविक ऊर्जाएं हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो पृथ्वी पर नहीं आती हैं और विलुप्त हो जाती हैं। और इसके बाद जब इसकी परिणति 2 घंटे 2.5 घंटे बाद अगर हमने देखी तो 2.5 घंटे बाद ये पूर्ण खग्रास सूर्य ग्रहण हो गया। उस समय पर तो देखा जाए तो विदेशों में अंधेरा छा गया था, 2-5 मिनट के लिए अंधेरा छा गया, जब तक कि सूर्य मोक्ष के लिए नहीं आया। तो जैसे जब ग्रहण की स्थिति जाती है और ग्रहण की जो स्थिति शुरुआत में बनती है, उसी प्रकार जब ग्रहण मोक्ष के लिए आता है तो जब लौटता है तो पहले वो खग्रास के में उसका मोक्ष होगा, फिर उसका कंकणाकृति में मोक्ष होगा, फिर उसका अर्ध ग्रहण में मोक्ष होगा और फिर वो अंगूठी के आकार में होगा। लेकिन इस ग्रहण में चारों रूप थे, अर्थात इस ग्रहण के अंदर 4 ग्रहण छुपे हुए थे। तो अब सोचिए कि इस ग्रहण के प्रभाव से चौगुनी नेगेटिव एनर्जी पूरे भूमंडल पर व्याप्त हो गई है और आगामी 1 माह तक इसके परिणाम परिलक्षित होंगे। आगामी पूर्णिमा के आसपास भूकंप इत्यादि के और सुनामी, प्राकृतिक प्रकोप के योग भी बन रहे हैं। ग्रह स्थिति और ग्रह युद्ध से इंकार नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान इत्यादि देशों में भी भयानक अशांति के संकेत ग्रहण के प्रभाव से बन रहे हैं। जी पंडित जी, जैसे जैसे कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो अगर ये सूर्य ग्रहण की घटना को जोड़कर देखा जाए तो क्या इस ग्रहण का कोरोना की रफ्तार पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल, संक्रमणता के मामले में ग्रहण सबसे ज्यादा संक्रमण फैलाने वाला होता है, क्योंकि हमारे इस वातावरण को, हमारे पृथ्वी के वातावरण को शुद्ध करने वाला सूर्य की किरणें ही होती हैं। सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो सभी प्रकार से शुद्धता प्रदान कर देती हैं। निश्चित तौर पर पृथ्वी में व्याप्त जितनी भी बुराइयां हैं वो नष्ट हो जाती हैं, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म हो जाती है। लेकिन वही एनर्जी जब सूर्य में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न होता है, सूर्य की ऊर्जा जब सीधे पृथ्वी पर नहीं आती है और सूर्य की ऊर्जाओं में जब अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो निश्चित तौर पर संक्रमण काल उसे कहते हैं, सूतक काल कहते हैं। उस समय पर अनेक प्रकार की जो है तो व्याधियां, बीमारियां, प्राकृतिक आपदाएं, ये सब जो है तो आ सकती हैं, क्योंकि सूर्य को कंट्रोलर कहते हैं। और जब सूर्य में किसी भी प्रकार की सूर्य की शक्ति जब अवरुद्ध होती है तो पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति में भी अंतर आ जाता है। पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति में ढीली हो जाती है उसकी पकड़, और ऐसे में भूकंप आ जाते हैं। पृथ्वी में अनेक प्रकार से संक्रमित रोग व्याप्त हो जाते हैं। और अभी ये वर्तमान समय पर अप्रैल माह में चल रही जो ये बीमारी है, ये कोरोना से संबंधित बीमारी, हालांकि हम इसको अपने पंचांगों में पहले ही लिख चुके हैं। आप देखें कि आपके घर में भी जो पंचांग है, लाला राम स्वरूप रामनारायण पंचांग, इसमें भी बॉक्स में लिखा हुआ कि कोरोना की बीमारी फिर से अप्रैल माह में एक बार जनमानस को प्रभावित करेगी। पंडित अयोध्या प्रसाद गौतम पंचांग, इसमें भी बॉक्स बना करके हमने लिखा है कि कोरोना की बीमारी के साथ कोई एक संक्रमित बीमारी भी अप्रैल माह में ज्यादा प्रभावित कर सकती है। तो पंचांग तो 6 महीने 8 महीने पहले बन गया था, लेकिन उसमें यह दर्शा दिया गया था कि कोरोना की बीमारी संक्रमण के प्रभाव से बनेगी। दरअसल अप्रैल महीने में जो ग्रह स्थितियां बनी हैं वो एक ग्रहण का प्रभाव, अस्त गुरु का राशि परिवर्तन और पंचग्रही योग, 5 ग्रहों का जमवाड़ा, ये 3-4 प्रकार के जो योग बने हैं, ये इनके ही प्रभाव से विश्व में अशांतिपूर्ण स्थितियां निर्मित होने जा रही हैं।
बिल्कुल पंडित जी, कार्यक्रम के जैसे अंत की ओर हम बढ़ चले हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वैज्ञानिक महत्व तो सबको पता होता है कि कैसे क्रम में आते हैं सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, लेकिन इसका एक पौराणिक महत्व होगा शायद जिसकी ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होगी। तो पौराणिक महत्व मैं जानना चाहूँगी आपसे सूर्य ग्रहण का। जी, सूर्य ग्रहण के बारे में अगर बताया जाए तो पौराणिक महत्व है, सूर्य को राहु का ग्रहण लगता है, अर्थात सूर्य और चंद्रमा इन दोनों को लगता है, क्योंकि एक कथा के अनुसार, पौराणिक कथा के अनुसार, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय पर जो अमृत की बंटवारा हो रहा था, तो राहु जैसे जो ग्रह थे, दैत्य ग्रह, ये दैत्य के रूप में देवताओं का रूप धारण करके और अमृत पान करना चाहते थे। और उसी समय पर चंद्रमा और सूर्य की नजर पड़ गई, जिससे इन्होंने राहु को पहचाना और उसकी पहचान के कारण राहु पकड़ा गया। और देखा जाए तो चक्र से भगवान ने उसका सिर अलग कर दिया, जिससे राहु और केतु दो भागों में बट गए। लेकिन ये दोनों, राहु जब भी मतलब अमावस्या होती है तो ये सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, और जब भी पूर्णिमा होती है तो ये चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। अर्थात राहु प्रतिशोधात्मक स्थितियां निर्मित करता है सूर्य और चंद्रमा के लिए। यही जो है तो एक पौराणिक स्थितियां हैं। अगर हमारे शास्त्रों के अनुसार और बृहद स्थिति देखी जाए तो शास्त्रों में 531 पृथ्वियों का वर्णन किया गया है। वैज्ञानिक तो अभी एक पृथ्वी के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं ले पा रहे हैं। 531 पृथ्वियां, और साथ ही 12 दित्येभ्यो नमः, हम खुद बोलते हैं ओम 12 दित्येभ्यो नमः, अर्थात हम 12 सूर्यों को प्रणाम करते हैं। अभी वैज्ञानिक एक सूर्य के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे पा रहा है, लेकिन हमारे शास्त्र और पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि ऐसे 12 सूर्य इस भूमंडल पर हैं, और अनेक प्रकार से उन सूर्यों के अनेक प्रकार के ग्रह हैं, तारागण हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो सूर्य का जो बल है और ताकत है वो 12 प्रकार से प्रभावित है, और कहीं पर भी सूर्य में अवरोध उत्पन्न होता है तो निश्चित तौर पर पूरी पृथ्वी पर उसका जो प्रभाव है वो पड़ता है। चाहे वो भारत हो चाहे विदेश हो, पूरे भूमंडल में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और किसी भी सूर्य ग्रहण का प्रभाव आगामी 1 महीने तक परिलक्षित होता रहता है। देखा जाए तो अगली पूर्णिमा आने वाली जो 15 दिन बाद पूर्णिमा है, उसके आसपास भूकंप के योग और सुनामी के योग ज्यादा परिलक्षित हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई तमाम इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, विस्तार से बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। तो ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद गौतम जी से हमने जाना कि इस साल पड़ रहे पहले सूर्य ग्रहण के बारे में, कब उसका सूतक काल था और उसका ज्योतिषीय समीकरण हमने जाना। एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट के आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।